जे एडवांस पेपर 2 14 मार्च, इसका डिस्कशन यहाँ पर। लेट्स सी देम। क्वेश्चन नंबर 1, it says extension produced in a wire of length L under tension T is L. One of the nodes emitted by the wire when it is used as a sonometer wire is what? So इनमें से अपने को पता करना है कौन सा नोड emit कर सकता है। So sonometer wire means you take a wire like this, fix at two ends. So ये सोनोमीटर वायर हो जाता है। इसकी लेंथ L दी गई है। टेंशन की वजह से इलोंगेशन आएगा, इलोंगेशन स्मॉल l है। ऑफ कोर्स इलोंगेशन बहुत कम आने वाला है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट फ्रीक्वेंसी इज रिटन एज n डिवाइड बाई 2l इंटू v, और v को हम लोग लिख सकते हैं t बाई म्यू। सो दैट्स फॉर्मूला एंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ नोट्स। किस मोड पे चल रहा है, फंडामेंटल है तो n की वैल्यू 1, देन हार्मोनिसिटी के हिसाब से चलता है। नाउ सिंस ये इलोंगेटेड है और यंग्स मॉडुलस अपने को दिया गया है, तो हमारे पास एक और फार्मूला होता है कि जो यंग्स मॉडुलस होता है दैट्स स्ट्रेस t बाई a डिवाइडेड बाई स्ट्रेन विच इज़ l बाई l। अपने को ऑप्शंस में t नहीं दिखाना है, इसलिए हम लोग t को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। सो t इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू, इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस इज़ गोइंग टू बी a y l डिवाइड बाई कैपिटल l। इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन आना चाहिए दैट शुड बी n डिवाइड बाई ट्वाइस l अंडर रूट t के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे a y स्मॉल l डिवाइड बाई म्यू इंटू l। लेट्स चेक कि किस फॉर्मेट में कोई दिया गया है। अंडर रूट a y डिवाइड बाई म्यू l, अंडर रूट a y डिवाइड बाई म्यू l। यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। आउटसाइड देखते हैं, ये 1/2l है, दिस इज़ 1/4l। नाउ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से चलेंगे। सो n को अगर हम 1 चूज़ करते हैं तो इससे मैच कर जाएगा, 2 चूज़ करेंगे तो किसी से मैच नहीं करेगा, और हायर वैल्यू चूज़ करेंगे तो कोई मैच नहीं करेगा। ये कभी मैच नहीं करेगा क्यों? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है और n की वैल्यू हाफ नहीं हो सकती है। सो सी ऑप्शन अपने को मैच करता हुआ नज़र आता है। फिर यहाँ पर देखेंगे इसमें स्क्वायर रूट के एंड साइड में वाई एल बाई डी लिखा हुआ है, डी के टर्म में डेंसिटी लिखा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि जो म्यू और डी है वो आपस में लिंक किया जा सकता है। सो डी इज़ बेसिकली म्यू बाई ए, या फिर ए इंटू डी फॉर डेंसिटी यहाँ पर। सो म्यू बाई ए को हम लोग डी से रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस कुड आल्सो बी रिटन एज एफ इज़ इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2l। अगर आप चाहो तो इस एल को बाहर निकालो, सो ये टोटल पावर 3/2 हो जाएगी, और अंदर आपको मिलेगा वाई एल डिवाइड बाई टी। तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। सो अब आप चेक करना है कि n की वैल्यूज़ अलग अलग रखनी है। l बाई एल पावर 3/2 है, और ये सारा कुछ अपने को मिल रहा है। ये 2/3 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। अब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3/2 आएगा, 4 रखेंगे तो 4/2 दैट इज़ 2 आ जाएगा। सो आप देखोगे जो बी ऑप्शन है वो मैच कर जाएगा। सो हायर नोट के लिए, फोर्थ हार्मोनिक के लिए मैच करेगा। ये कभी मैच नहीं करेगा क्योंकि ये 3 डिनोमिनेटर में नहीं आने वाला है, इसलिए जो अपने पास फाइनल रिस्पॉन्सेस आएंगे वो बी और सी आ जाएगा। यही आपको दिया गया, इसीलिए आप इसको आंसर बना सकते हैं। राइट। और ये जो बाकी ए है ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, ये डिनोमिनेटर 4 है, तो डी भी नहीं हो सकता। इसके बाद द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड सेज कि कंसिडर स्टैंडिंग वेव फॉर्म्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 प्लेन वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो दिस इज द कंडीशन टू क्रिएट द स्टैंडिंग वेव, वी नो दैट। और हम लोग जानते हैं कि स्टैंडिंग वेव में एनर्जी कैसे जाती है, एनर्जी मूव नहीं करता एंड ऑल दैट, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं। The energy of standing wave transforms completely into potential energy and at some other instant into kinetic energy during the part of complete cycle. So आपने देखा था कि इसमें कुछ नोड्स बनते हैं, जैसे कि ये नोड पॉइंट है और ये नोड पॉइंट है। एनर्जी फ्लो नहीं करती है, तो जब ये एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होंगे इस समय पार्टिकल्स रेस्ट पर होंगे, सो ये कम्प्लीटली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। और जब ये पार्टिकल्स मीन पोजीशन पर आएंगे तो उनके पास मैक्सिमम वेलोसिटीज़ होगी, सो सारा का सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। और यही बोलना चाह रहा है कि किसी एक इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में होता है, बाद में कम्प्लीटली काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। यस, सो एक को हम करेक्ट मार्क कर देंगे। बी सेज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अटेन देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम साइमल्टेनियसली। नो, यू कैन सी ओवर हियर कि जब ये मेन पोजीशन पर होंगे, स्ट्रिंग रिलैक्सड होगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। एट नोट पॉइंट देयर इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। नोट पॉइंट के पास कभी वेलोसिटी नहीं आती है बिकॉज दे कैन मूव, राइट। सो उनके पास जो भी एनर्जी आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और वो कैसे आएगी, अब देखोगे स्ट्रिंग का ये वाला पोर्शन ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर एक स्लोप आएगी,
तो जितना स्लोप ज़्यादा होता है उतना पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, वो आपको पता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है नोड पॉइंट्स पर, वी हैड इन द लेक्चर राइट। फिर टाइम एवरेज एनर्जी फ्लक्स इन एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेव इज़ ज़ीरो, या वी नो कि इसमें एनर्जी फ्लो नहीं करता है, तो कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर आप चूज़ करेंगे देयर इज गोइंग टू बी ज़ीरो एनर्जी फ्लो ऑन एन एवरेज। सो क्योंकि नोड पॉइंट एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं कराते, इसलिए इसका नाम स्टैंडिंग वेव है। सो डी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिलेशन एक्सप्रेशन, तो ये इजी है। वेव ट्रैवलिंग वेव है, यस ये ट्रैवलिंग वेव है, एक्स और टी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और सेम साइन के इसलिए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो पॉजिटिव नहीं लगाएंगे, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा। किस वेलोसिटी से जा रहा होगा? सो टू कैलकुलेट द वेलोसिटी यू यूज़ लाइक कोफिशिएंट ऑफ टी विच इज़ 15 पाई डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ 10 पाई, मॉड भी लगा सकते हो। तो ये अपने को मिलता है 1.5 इन द यूनिट्स वट एवर द यूनिट्स आर नोन टू अस। सो 1.5 मीटर पर सेकेंड आएगा और नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए बी को मार्क कर दोगे। कट नो। फिर आपसे बोला गया कि वेवलेंथ क्या होगी, सो आपको के एक्स के पता चल गया, के की वैल्यू अपने को दिया गया 10 पाई और विच इज़ 2 पाई बाई लेमडा। सो फ्रॉम हेयर लेमडा कैन बी कैलकुलेटेड एज 2/10, दैट मीन्स 1/5 और 0.2 मीटर। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 0.2 मीटर, सी भी करेक्ट हो गया। सही ईजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। डी क्यों नहीं होगा? यू कैन थिंक ऑफ कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन बोल रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव डिफरेंट टाइम पीरियड इफ टेकन टू मून। सो ग्रेविटी कहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है वो अपने को देखना है, टाइम पीरियड में ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस। सिंपल पेंडुलम √L/G आता है, यस बदल जाएगा, डिफरेंट टाइम पीरियड आएगा तो ए मार्क कर देंगे। स्प्रिंग मास सिस्टम वर्टिकली ग्रेविटेशनल फील्ड में हैंग कराया गया है। आपने देखा था स्प्रिंग मास सिस्टम को हम लोग वर्टिकली हैंग कराते हैं तो उसके टाइम पीरियड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ग्रेविटी का। सो इस केस का भी टाइम पीरियड आपने निकाला था, दैट इज़ 2 पाई √m/k। मून पे ले जाओ या कहीं भी ले जाओ, मास नहीं बदलेगा, के नहीं बदलेगा, पाई नहीं बदलेगा, इसका मतलब टाइम पीरियड यहाँ पर अफेक्ट नहीं होगा मून पे ले जाने पे स्प्रिंग मास सिस्टम को। या तो वर्टिकल रखो या हॉरिजॉन्टल रखो, कैसा भी रखो। टॉर्शनल पेंडुलम में आपने देखा था उसमें भी सी थीटा आ रहा था, उसमें भी ग्रेविटी का रोल नहीं था। और ग्लास क्लॉक जो होती है उसमें जो सैंड पार्टिकल्स या फिर जो भी मटेरियल गिरता है तो वो उसका स्पीड जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। सो हायर द ग्रेविटी फास्टर ड्रॉप होगा तो जल्दी एम्प्टी हो जाएगा, तो उसका टाइम अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। सो हम डी और ए को बोलेंगे कि ये बदल जाएंगे मून पे ले जाने के बाद। Question number 5, it says a particle of mass m performing SHM with amplitude A when the particle was at A/2 and moving away from the mean position. A block of same mass was kept on it such that it sticks to it. नया एम्पलीट्यूड क्या होगा, टाइम पीरियड के बारे में क्या बोलना है, ये सारी बातें करनी है। तो टाइम पीरियड के बारे में तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहला टाइम पीरियड कितना रहा होगा। इनिशियली टाइम पीरियड लेट से T0 था जिसकी वैल्यू आएगी 2 पाई √m/k। लेटर ऑन टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, लेटर ऑन टाइम पीरियड हो जाएगा लेट से T, सो दैट T इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 पाई द नया मास विच इज़ 2m डिवाइड बाई k। सो क्लियरली T की वैल्यू बढ़ जा रही है तो हम बोलेंगे टाइम पीरियड विल इंक्रीज, टाइम पीरियड रिमेंस अनचेंज्ड, ये रॉन्ग हो जाएगा और इंक्रीज वाला आंसर आ जाएगा। अब अपने को एक एम्पलीट्यूड के बारे में बात करना है, तो एम्पलीट्यूड कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम लोग एनर्जी जैसे कंडीशन में जाएंगे। सो लेट्स से कि आपने इसको जब ये अपना यहाँ पर था A/2 पर, तो ये किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा, लेट से वो वेलोसिटी v है रखने से पहले, और जब आपने इसको एक साथ रख दिया होगा दोनों एक के ऊपर एक, तो उस समय वेलोसिटी इसकी v' हो जाती है। उसी लोकेशन पे रहने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो हम टोटल एनर्जी में क्या चेंज आने वाला है वो देखना चाहते हैं। तो इनिशियल टोटल एनर्जी कितना था, तो इनिशियल टोटल एनर्जी रहा होगा, सो लिखते हैं ई इनिशियली दिस वॉज लाइक, उसमें काइनेटिक एनर्जी थी तो काइनेटिक एनर्जी रहा होगा हाफ के, हम लोग जानते हैं दिस इज़ लाइक A² - x², x की जगह हम लोग A/2 का स्क्वायर कर सकते हैं। सो दिस वॉज द काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी रही होगी हाफ के x², दैट मीन्स A/2 का स्क्वायर। ना फाइनली आप देखोगे कि जो A है उस जो काइनेटिक एनर्जी है वही चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास थी 1/4 इंटू दिस 8 के A²
और ये जो टर्म अपने को मिल रहा है दैट इज़ 3/8 KA²। ये इनिशियली अपने को पता है। नाउ जब ये आपने ब्लॉक रखा तो वहाँ पर हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकते हैं। इवन दो स्प्रिंग फोर्स है बट वो नॉन इम्पल्सिव है, तो हम बोलेंगे कि mv वॉज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्वाइस एम मास v डैश, सो v डैश मस्ट बी इक्वल टू v/2। सो v/2 उसका मतलब वेलोसिटी उस मोमेंट पर हाफ हो चुकी है, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ा होगा। तो सी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी वॉज लाइक हाफ mv², final kinetic energy is going to be like half the mass which is twice m into v dash square। v dash को हम v/2 कर सकते हैं। आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये 1/4 है, ये 2 है, इसको मतलब हाफ हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो इस लोकेशन पे काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। अगर आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी थी तो न्यू काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ इट, दैट मीन्स 3/16 KA², that's new kinetic energy, and the potential energy remains the same, half KA², so that leads to the final total energy। now इस नंबर को आप एसोसिएट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 2 + 3 5 हो जाएगा, 5/16 KA² आएगा। अगर ये फाइनल एम्पलीट्यूड के बारे में बात करना चाहता तो इस मस्ट बी लाइक हाफ नया वाला के इंटू नया, सॉरी के वही रहेगा नया एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो टोटल एनर्जी हाफ KA² होती है। सो नया एम्पलीट्यूड यहाँ से निकल आएगा कंपैरिजन से, के से के कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। सो ए डैश की जो वैल्यू आ रही है वो √5/8 इंटू ए के बराबर आ रही है। ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए। न्यू एम्पलीट्यूड इज √5/8 ए, वही आपको दिया गया, इसलिए आप ए को मार्क कर दोगे। सी को मार्क नहीं करोगे क्योंकि ये रॉन्ग जा रहा है, इसलिए ए और डी अपने करेक्ट आंसर हो जाएंगे जो कि मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसने बोला कि एक ब्लॉक है और ये स्प्रिंग्स हैं और ये पिन पॉइंट हैं, या स्प्रिंग P1 से इसको कनेक्ट करना है, P2 से इसको कनेक्ट करना है, नया इक्विलिब्रियम आएगा उसके बारे में बताना है, टाइम पीरियड के बारे में बताना है। सो आप ऐसा बोलोगे कि ठीक है, अगर आपने इसको कनेक्ट कर दिया और इसको भी कनेक्ट कर दिया, सो इसमें एलोंगेशन कुछ x1 रहा होगा, इसमें एलोंगेशन कुछ x2 आएगा। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो x1 + x2 है वो ये 10 + 10 के बराबर रहा होगा, दैट मीन्स किसके बराबर रहा होगा, 20 के इक्वल होगा। सो विल से कि दिस इज गोइंग टू बी 20। मोर ओवर सिंस ये इक्विलिब्रियम पर है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग पर, ये ब्लॉक पे टोटल फोर्स बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर KX1 आएगा, यहाँ पर KX2 आएगा, तो हम लोग क्लेम कर सकते हैं KX1 मस्ट बी इक्वल टू KX2, और K की बात K1x1 इज इक्वल टू K2x2। K1 कितना दिया 1000, K2 कितना 3000। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि 1000 टाइम्स x1 मस्ट बी इक्वल टू 3000 टाइम्स x2। बेसिकली वी आर गेटिंग कि x1 की वैल्यू 3 टाइम्स x2 है, राइट। इससे अपने पास दो रिलेशन, एक ये रिलेशन है, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 4x2 की जो वैल्यू आएगी 4x2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20, सो x2 मस्ट बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर x2 अपने को 5 सेंटीमीटर मिलता है तो हम लोग x1 बता सकते हैं, x1 इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर। ये कहानी हो जाती है। आपसे बोलता है कि जो नया इक्विलिब्रियम होगी वो पोजीशन कहाँ पर बनेगी, तो हम बोलेंगे कि देखो ये जो स्प्रिंग है वो 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी था और ये पॉइंट आपका यहाँ पर आया है, 20 सेंटीमीटर के साथ इलोंगेशन कितना गया है x1 विच इज़ 15। तो P1 पॉइंट से अगर हम लोग मेज़र करना चाहेंगे P1 से तो आएगा 20, तो उसके पास ऑलरेडी था 15 इलोंगेशन आया, दैट मीन्स 35 सेंटीमीटर अवे होना चाहिए। तो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एट 35 सेंटीमीटर फ्रॉम P1। यस, ये सी भी बोलता है कि 20 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, ये तो रॉन्ग है, 20 सेंटीमीटर तो उसका नेचुरल लेंथ है, तो इलोंगेशन भी तो आएगा ना कुछ, सो बी नहीं आएगा। और ये 35 सेंटीमीटर बोल रहा है, ये भी सही हो सकता है, सही है, और ये 30 नहीं होगा क्योंकि 35 आ रहा है। सो आंसर या तो ए होगा या फिर सी होगा या फिर दोनों हो सकते हैं। आगे देखते हैं, टाइम पीरियड की बात करता है, दोनों टाइम पीरियड की बात करता है, तो दो अलग अलग टाइम पीरियड तो नहीं होंगे, एक ही होगा, तो इन ए और सी में से कोई एक करेक्ट आंसर आना चाहिए। अच्छा, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे, जब आपने इसको फाइन कर दिया इक्विलिब्रियम के बाद डिस्टर्ब करोगे तो अपने पास दो स्प्रिंग्स आ जाएंगे, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π √ द मास इंटू के फैक्टर, और ये किस कॉम्बिनेशन में आएंगे, पैरेलल में, सो K1 + K2। 2π इज 2π √ m कितना दिया गया 100 ग्राम, दैट इज 0.1 kg, K1 + K2 दैट इज 1000 + 3000 4000 के आसपास 4000 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2π आ जाएगा और डाउन साइड अपने को कितना हो जाएगा 200। बेसिकली टर्न आउट टू बी π / 100 सेकेंड्स।
तो टाइम पीरियड इज़ गोइंग टू बी π/100 सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन करेक्टली मैच करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन ए ओनली। सो यहाँ पर करेक्शन आया, दे आर नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर इज ए। गॉट इट? हाउ टू सॉल्व? यू मस्ट हैव गॉट इट। इसके बाद हम लोग 7th पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से इसकी S1 S2 तो कोहेरेंट सोर्स हैं और कोई फेज डिफरेंस नहीं है। नो मिनिमा विल बी फाउंड ऑन द लाइन पासिंग थ्रू S2 परपेंडिकुलर टू दिस S1 S2। फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए इफ़ द सोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द सोर्सेज इज नो। अपने को देखना है कि अपने पास एक ये पॉइंट सोर्स है, एक ये पॉइंट सोर्स, इनके बीच का गैप 3 मीटर दिया गया। सपोज कर ले इस लाइन में हम बहुत दूर होते हैं, इन्फिनिटी पर होते हैं, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर पाथ डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। पाथ डिफरेंस 0 आया क्योंकि यहाँ से आप इनफाइनाइट जाओ, यहाँ से भी आप इनफाइनाइट जाओ, तो दोनों बराबर ट्रैवल करोगे, सो पाथ डिफरेंस दोनों सोर्स के से 0 रहेगा। इसका मतलब ये मैक्सिमा बनेगा। सो इन्फिनिटी पर एक मैक्सिमा मिलेगा जो कि हाइपोथेटिकल है, बट यस वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चल रहा होगा। उसके बाद अगर आप इधर कहीं आओगे, लेट से आप इस पॉइंट पर आए, यहाँ पर P पॉइंट पर, तो S1 का डिस्टेंस आपको ज़्यादा मिलेगा और S2 से चला हुआ डिस्टेंस कम मिलेगा। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आएगा वो अब 0 से कम हो जाएगा, और जितना भी आप क्लोज आते रहोगे उतना पाथ डिफरेंस बढ़ता रहेगा। अच्छा, मैक्सिमा आने के बाद अगर हमारा पाथ डिफरेंस बढ़ रहा है तो फिर मिनिमा आएगा, फिर इसके बाद अगला मैक्सिमा आएगा, इस तरह से स्टोरी चलती है। सो अगर हम इन्फिनिटी से चलते हुए यहाँ तक आएँ S2 तक और अपने को कहीं मिनिमा ना मिले, तो इसका मतलब हम गारंटी से कह सकते हैं कि कोई मिनिमा नहीं बना होगा। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस यहाँ पर आएगा, जो भी पाथ डिफरेंस आएगा, और मिनिमा के लिए पहला जो मिनिमा बनता है वो λ/2 पे बनता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस होता है ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होता है। तो पहला आएगा λ/2। तो हम लोग ये बोलेंगे कि अगर λ/2 की वैल्यू लेट से कि इस वाले पाथ डिफरेंस से ज़्यादा है, इसका मतलब अभी भी हमको λ/2 नहीं मिला है। अच्छा, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कब आएगा? जब हम S2 के क्लोज पहुंच जाएंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर ये इतना ट्रैवल करेगा और S1 से चलने वाला वेव 0 ट्रैवल करेगा। तो ये जो पाथ डिफरेंस आएगा ये मैक्सिमम पाथ डिफरेंस आएगा। अगर मैक्सिमम पाथ डिफरेंस भी λ/2 नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब कहीं भी मिनिमा अभी तक नहीं बना हुआ है। तो हम बोलेंगे कि मैक्सिमम पाथ डिफरेंस इज 3, सो λ/2 शुड बी ग्रेटर देन 3। अगर λ/2 की वैल्यू 3 से बड़ा है, दैट मीन्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू अप टू दिस पॉइंट का हर एक कहीं भी अब पाथ डिफरेंस निकालेंगे, वो पाथ डिफरेंस अभी λ/2 नहीं बन पा रहा है। दैट मीन्स मिनिमा नहीं मिल रहा है। सिमिलरली आप इस साइड भी जाओगे तो वही स्टोरी हो जाएगी। इसका मतलब इस पूरी लाइन पे कहीं मिनिमा नहीं मिल पाएगा अगर λ/2 की वैल्यू 3 या उससे बड़ी है। 3 हम ले सकते हैं किस केस के लिए? जब यहाँ पर मिनिमा को अलाउ करें, तो हम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बोलेंगे क्योंकि उसने मिनिमा नहीं बोला है, विच बेसिकली सेज की वेवलेंथ की वैल्यू 6 से ज़्यादा होनी चाहिए, 6 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वेवलेंथ की वैल्यू 6 मीटर से ज़्यादा हुई तो हमको मिनिमा नहीं मिलने वाला है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/λ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि λ इज इक्वल टू v/f, एंड अपने को पता है λ की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन v/6। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स जो है वो v/6 से छोटी होनी चाहिए। अच्छा, v कितना दिया गया? 330 डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 55 हर्ट्ज़। सो अपना कुछ ऐसा आंसर आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 55 हर्ट्ज़ से कम आनी चाहिए। सो फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 55 हर्ट्ज़। एनी नंबर विच इज़ लेस देन 55 हर्ट्ज़ इज़ गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं बोला गया कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताइए। अगर मैक्सिमम बोलता तो हम 55 को लिमिटिंग केस में ले देते। उसने बोला कि इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ सोर्स इज़, so we will answer like कि frequency, if frequency is less than 55 hertz, it will give our answer. So any number less than 55 is going to be the correct for this case. हालांकि इसमें 50 आंसर दिया गया है तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे और हम बोलेंगे कि अब हमारा जो नया आंसर आएगा, आंसर लेस देन 55 will do the job. तो अगर आपने 55 या उससे कम आंसर मार्क किया है, कोई भी नंबर मार्क किया है, वो वर्क करेगा, वो इस कंडीशन को जस्टिफाई कर देगा। चाहे आपने 54 किया हो, 53, 50, 49, 20, 10, 5 और whatever. Okay, so that's the 17 got a correction. So we will make appropriate correction. आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको डील करना था।
वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स आर सेट इन अ थिन रॉड clamped at one and O. Wave velocity is v. Rod vibrates in fourth overtone mode and amplitude is given this. So एक पर्टिकुलर पॉइंट का कितना y डिस्प्लेसमेंट आएगा वो अपने को पता करना है। यू नो कि ऐसी सिचुएशन में ये तो हमारा नोड होता है और ये हमारा एंटी नोड होता है। ओपन, एक एंड ओपन वाला वायर है जो हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, और ये फोर्थ ओवरटोन है, तो आपको पता होता है कि इसमें ऑड हार्मोनिक बनते हैं, तो ये 2n+1 हार्मोनिक जाता है, विच बेसिकली इज गोइंग टू बी 9th हार्मोनिक। तो ये 9th हार्मोनिक पे काम कर रहा होगा। अगर ये 9th हार्मोनिक पर है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी वो हम लोग बात कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आएगी 9v/4l। बेसिकली अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो 4l/9 आएगी। अच्छा, ये जो नोड पॉइंट है, नोड पॉइंट से अगले नोड पॉइंट का जो डिस्टेंस आता है वो अगर हम लोग देखते हैं तो वो λ/4 आता है। तो λ/4 की जो वैल्यू है वो l/9 है, और λ/2 आता है बेसिकली। λ/4 तो नोड और एंटी नोड के बीच में आता है। तो अगर हम λ/2 यहाँ से निकालना चाहें तो 2l/9 आ जाएगा। इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेट बनेगा x = 2l/9, जो कि नोड होगा। अगले केस पे जाएंगे तो जो अगला नोड अपने को मिलने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी x = 4l/9। उसके बाद एक अगला नोड मिलेगा, सो दैट इज़ गोइंग टू बी एट 6l/9। जो 6l/9 है वो बेसिकली 2l/3 हो जाएगा। और इसी पॉइंट के बारे में अपने को बात करनी है, क्योंकि आपसे कौन सा x पूछा गया, 2l/3। तो यहाँ से अपने को ये पता चला कि 2l/3 इज गोइंग टू बी अ नोड पॉइंट। सिंस इट्स नोड पॉइंट तो इसका y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। वो नोड पॉइंट है, वो कभी डिस्प्लेस नहीं करेगा, इसलिए y वैल्यू शुड बी 0। तो 0 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, लॉजिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बोलते हैं कि L सेंटीमीटर लॉन्ग फिक्स्ड वायर है जिसके दोनों एंड्स को फिक्स कर रखा है और स्टैंडिंग वेव क्रिएट करते हैं, और ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग हैविंग डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड 1 mm विच इज लेस देन द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज दे आर सेपरेटेड बाई d सेंटीमीटर, और L उसका लेंथ दिया गया। तो L/d कितना आएगा ये अपने को पता करना है। सो अगर आपने इसका आंसर कर लिया है सो दैट्स अ गुड पॉइंट, अदरवाइज यू नीड टू वॉच कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये आपके पास वायर है, और ये जो वायर है दैट इज़ ऑसिलेटिंग इन थर्ड ओवरटोन। दोनों एंड इसके फिक्स्ड है। थर्ड ओवरटोन का मतलब हुआ फोर्थ हार्मोनिक, और इस तरह केस में हर हार्मोनिक के लिए एक लूप बनती है। तो इसमें कुछ ऐसे 4 लूप्स बनेंगे। ये 3 हो जाएगा, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। एक लूप यहाँ से आएगी, एक लूप यहाँ से आएगी, एक लूप यहाँ से आएगी, और एक लूप ऐसे जाएगी। रफली you can draw them more properly ऐसा। so this is going to be at third overtone। so अगर ये थर्ड ओवरटोन है so इसकी टोटल लेंथ अपने को L दी गई है। तो एक रिलेशन तो अपने को पता चल जाएगा कि λ/2 + λ/2 + λ/2 + λ/2 that is 4λ/2, that is 2λ must be equal to L। तो L की वैल्यू अपने को पता चल गई इन टर्म्स ऑफ λ। इसने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला वो ये है कि वो सारे पॉइंट्स जिनका एम्पलीट्यूड 1 mm है वो सब d सेपरेशन पर हैं। तो ये 1 mm का पार्टिकल होगा, 1 mm एम्पलीट्यूड होगा, ये 1 mm एम्पलीट्यूड होगा, नेक्स्ट यहाँ पर एम्पलीट्यूड होगा 1 mm, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड होगा, इस तरह से चल रहे होंगे, और सभी के बीच का गैप d दिया गया है। इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली यूज़ कर सकते हैं। अब देखोगे कि यहाँ से यहाँ के बीच का गैप d है, और यहाँ से यहाँ के बीच का गैप भी d दिया गया है। अच्छा, ये पॉइंट नोड पॉइंट्स के आप देखोगे तो इसका लोकेशन सिमेट्रिकल होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये डिस्टेंस हमको d/2 नज़र आएगी। अगर ये d/2 है तो ये वाली डिस्टेंस भी अपने को d/2 नज़र आने वाली है। तो पॉइंट इसकी, अगर हम एक ये वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं नोड से नोड के बीच में, तो d/2 d और d/2 वो नोड और नोड के बीच का सेपरेशन दे देगा। तो d/2 + d + d/2 मस्ट बी इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन नोड एंड नोड विच इज़ λ/2। ये अपने को बताता है कि 2d मस्ट बी इक्वल टू λ/2, विच इज़ बेसिकली सेज कि d की जो वैल्यू है वो λ/4 के बराबर है। अब हमने d को λ के टर्म में निकाल दिया, l को λ के टर्म में निकाल लिया। अब क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है कि l/d क्या होगा। तो आप बोलोगे l/d इज इक्वल टू l इज़ 2λ और d इज़ λ/4 विच टर्न आउट टू बी 8।
तो उसका जो रेशियो आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी 8। तो अपना इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। सो 8 इज़ द करेक्ट रिस्पॉन्स। अच्छा, इसमें इस बात का कोई करेक्शन इंपॉर्टेंस नहीं है कि 1 mm है। अगर आप ये से 2 mm बोलता तब भी वही केस आता। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो सारे इक्वल डिस्टेंस से सेपरेटेड है और ये जो वैल्यू एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से कम है, तो फिर हमारा ये केस आ जाएगा। और थर्ड ओवरटोन है, इसका भी हम लोगों ने यूज़ किया और अपना आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एज एच एम ऑफ एम्पलीट्यूड ए अबाउट द ओशन इन 10 सेकेंड एफ टी इक्वल टू 0 पे बॉडी यहाँ पर थी और राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रही थी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड करेगा और उसका टाइम पीरियड अपने को दिया हुआ है, वो पता करना है। सो सॉल्व करते हैं 10th के बारे में। यहाँ पर इट से ये उसका पाथ है, ये x इक्वल टू 0 ओरिजिन वाला पॉइंट है और ये एम्पलीट्यूड a है और यहाँ पर -a एम्पलीट्यूड है। ये a/2 से चलना स्टार्ट करता है और राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है पार्टिकल आपका इधर, यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है और टाइम पीरियड कितना दिया है अपने को 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड करेगा। टोटल टाइम कितना कैलकुलेट करना है 10 सेकेंड। सो आप समझो कि डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो अपने को एक्चुअल पाथ देखना पड़ेगा। तो क्या अपने को समझ में आता है कि ये इधर आएगा, फिर इसके बाद में ये वापस इधर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये एक साइकिल होगी और इस एक साइकिल में टाइम उसको लगेगा 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में ये चलेगा कितना, टोटल डिस्टेंस 4a, क्योंकि ये तो पूरा एक राउंड हुआ ना और यहाँ से यहाँ का गैप ट्वाइस ही होता है, तो डबल करना है तो 4a हो जाएगा। तो 4a फर्स्ट 3 सेकंड में चलेगा, अगले 3 सेकंड में 4a चलेगा, अगले 3 सेकंड में 4a चलेगा, तो ये टोटल चल जाएगा 9 सेकंड। अपने को चलाना है 10 सेकंड, तो अगले 1 सेकंड में कहाँ पर जाएगा, जब ये 3 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी तब भी वो यहीं पर मिलेगा अपने को और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, पीछे जाने की कोशिश करेगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगता है, आप लोग जानते हैं t/6 लगता है मेट से एक्सट्रीम जाने का, और t कितना दिया अपने को 3, तो ये आ जाएगा 1/2 सेकेंड, यानी हाफ सेकेंड में यहाँ पहुँचेगा। तो अगले हाफ सेकेंड में क्या वापस इधर आ जाएगा, यस। तो कैन वी से कि ये a/2 और a/2 एक्स्ट्रा चल जाएगा। सो लास्ट का जो 1 सेकेंड होगा, लास्ट का 1 सेकेंड में चलने वाला है a/2 प्लस a/2 डिस्टेंसेस। इन सभी डिस्टेंस को ऐड कर दोगे, 4 + 4 + 4 दैट इज 12 + 1 दैट इज 13a। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज गोइंग टू बी 13a। और आपसे बोलना चाह रहा है NA, तो N की वैल्यू कितनी आएगी 13, वही अपना आंसर हो जाएगा। सो दैट इज़ योर 10th, गुड वन। क्वेश्चन नंबर 11th it says an assembly of identical spring mass system is placed on a smooth horizontal surface. Initially the springs are relaxed, the left mass is displaced to the left while the right mass is displaced to the right by 2 times more than the distance of the left, and both are released. What happens? और जो collisions जो होंगे वो इलास्टिक होंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। तो समझाता मैं, लेट से कि इस लेफ्ट वाले को आपने इधर a/2 अमाउंट से शिफ्ट किया, तो राइट वाले को आपने a अमाउंट से शिफ्ट किया, डबल ऑफ इट। शिफ्ट करने के बाद आप रिलीज कर दोगे, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा अगर कोलिजन नहीं होता और इसका जो टाइम पीरियड होता दोनों के बराबर रहते, 2π√m/k। इसका मतलब हुआ कि ये जो पार्टिकल यहाँ से रिलीज़ करने के बाद इधर जाने में जितना टाइम लेगा, ये यहाँ से रिलीज़ करने के बाद इधर जाने में सेम अमाउंट का टाइम लेगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम से मेन पोजीशन आने का है। t/4 लगेगा, दोनों के t बराबर है। पॉइंट इज़ कि जब ये वापस आएंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो यहीं पर स्ट्राइक करेंगे जहाँ से उनको डिटैच किया गया और आपने कंप्रेस किया था, और बेसिकली मेन पोजीशन पर आकर के फिर से कोलाइड करेंगे। तो मेन पोजीशन पर आने तक कितना टाइम लगा, t/4 जहाँ पर t की वैल्यू 2π√m/k है। अब इसके बाद आप देखोगे सिंस कोलिजन इलास्टिक है और इनके कंप्रेशंस अलग अलग थे, तो जो वेलोसिटीज़ लेकर के आएंगे वो अलग अलग वेलोसिटी, डिफरेंट वेलोसिटीज़ लेकर के आएंगे। और कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और आइडेंटिकल मास है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। उस एक्सचेंज होने के बाद आप देखोगे कि ये जो पार्टिकल है अब ये यहाँ पर a एम्पलीट्यूड तक आएगा, ये a अमाउंट तक जाएगा, और दूसरा वाला जो पार्टिकल है ये अब a/2 पर ही जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी वेलोसिटी करस्पॉन्डिंगली ऐसा ही गए होंगे, क्योंकि इसके पास कम वेलोसिटी थी तो इसको कम वेलोसिटी ट्रांसफ़र हुआ है, और राइट के पास ज़्यादा वेलोसिटी थी तो लेफ्ट के पास ज़्यादा वेलोसिटी आई होगी, तो इसलिए इस तरह से जाएंगे। अच्छा, ये फिर से अपने मेन से एक्सट्रीम जा रहे हैं, तो मेन से एक्सट्रीम में t/4 फिर से टाइम लगा होगा,
देन आफ्टर इट विल रिटर्न बैक टू दिस, और ये भी अपना वापस सेम टाइम पर आएंगे, फिर से मीन पोजीशन पर ही स्ट्राइक कर रहे होंगे। स्ट्राइक करने के बाद अब ये a/2 एम्पलीट्यूड तक इधर जाएगा और ये इधर a एम्पलीट्यूड तक जाएगा। इसके बाद एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी साइकिल ये अपने आप को रिपीट करने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये वही सिचुएशन आ गई जो यहाँ पर है। अब ये a/2 से वापस जाएगा, ये a से वापस जाएगा, फिर कोलाइड करेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी वन साइकिल, और इसको हम इस साइकिल का टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं। तो अपने को पता चला t/4 यहाँ लगा, t/4 यहाँ लगा, t/4 यहाँ लगा, t/4 यहाँ लगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? 4 टाइम्स t/4। सो इसका जो टाइम पीरियड आ जाएगा, सो दैट विल बी द ओरिजिनल टाइम पीरियड विच इज़ 2π√m/k। और इसने बोला कि ये आएगा 2π√m इंटू n/k। एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एन की वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइकिल भी देखनी थी, एक कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल का मतलब हुआ कि जिस तरह से मोशन स्टार्ट होता है अगली बार उसी तरह से मोशन स्टार्ट हो। सो दैट विल बिकम द कंप्लीट साइकिल। क्वेश्चन नंबर 12, which is a block of mass m attached to a spring execute SHM with angular frequency ω0. The spring is cut into 4 equal parts and another block of mass m/2 is attached to 2 pieces in parallel combination. Angular frequency of the oscillation of the mass will be what? So ये डायरेक्ट फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है। सो ω0² हम लोग जानते हैं क्या होता है। ω0² इज इक्वल टू k/m, राइट। और बाद में क्या किया आपने? उस स्प्रिंग को 4 पार्ट्स में कट किया है। तो अगर इनिशियली उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था, तो अब 4 पार्ट्स में हर एक पार्ट के बाद कितना हो जाएगा? हर एक पार्ट्स के पास 4k हो जाएगा, क्योंकि लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। सो लेंथ अगर उसका 1/4 हुआ, सो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। मास हमारा हाफ हो गया है। सो जो नया फ्रीक्वेंसी आएगा, नया फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी 4k। लेकिन अपने को 2 पीस यूज़ करना, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 4k + 4k दैट इज 8k। ये 8k क्यों आया? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग k1 + k2 लिखते हैं। तो 4k + 4k डिवाइड बाई द मास विच इज़ m/2। सो दैट टर्न आउट टू बी 16 k/m। अच्छा, k/m इज ओल्ड फ्रीक्वेंसी ω0²। रख देंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 टाइम्स ω0 आ जाएगी। आपसे बोलता है n टाइम्स ω0 है, तो n मस्ट बी इक्वल टू 4। सो 4 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? सो इस तरह से अपना 12th होता है। नेक्स्ट 13th 14th इस पैसेज 1 पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि ये स्ट्रिंग है और एक हैवी स्ट्रिंग है, दोनों को कनेक्ट किया गया, टेंशन कांस्टेंट है, यहाँ से पल्स क्रिएट किया गया, आगे जाता है। इक्वेशन इंसिडेंट की दी गई y1 इज इक्वल टू a1 या I लिख सकते हैं इंसिडेंट केस, sin ωt - kx। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। स्पीड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव ऑन स्ट्रिंग कितना होगा? तो ट्रांसमिटेड वेव में कितना स्पीड जाएगा वो अपने को पता करना है। सो अब देखो कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है √T/μ होता है। इसने बोला है कि जो AB सेगमेंट पे जा रहा है वो v स्पीड से जा रहा है, तो उसके लिए हम μ1 लगा देंगे। दूसरे वाले सेगमेंट में जाने के लिए μ2 हो जाएगा, T/μ2। ये v' मान लो, दोनों को डिवाइड कर लो, तो v/v' की वैल्यू आएगी √μ2 डिवाइड बाई μ1। नाउ μ1 μ2 क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ होता है। लेंथ दोनों का बराबर दिया गया। मास कैसा है? तो मास के बारे में बोला होगा इसने। मास ऑफ BC इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ AB। तो आप देखोगे ये 4/L होगा और 4 बेसिकली आ जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो 4m/L डिवाइड बाई ये m/L होगा, m/L कैंसिल हो गया तो ये 2 हो जाएगा। तो v' कितना आ जा रहा है? v/2। तो स्पीड कैसा हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया, उसको अपने को चेक करना है। v/2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ईजी है। फिर आपसे बोलता है इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट पल्स दिया गया होगा, तो अपने को ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन पता करनी है सेम पैसेज में। सो हम लोग जानते हैं कि ये हार्डर सरफेस से है, डेंसर मीडियम से, तो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा। और अपने को रिफ्लेक्टेड के लिए एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना होगा रिफ्लेक्टेड का। सो वी गॉट अ फॉर्मूला लाइक v2 - v1 डिवाइड बाई v2 + v1 इंटू इंसिडेंट। v2 कितना है? अभी निकाला, v/2। v1 कितना है? v/2 + v इंटू इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये -v/2 बचेगा और ये 3 बचेगा, तो -/2 कैंसिल हो जाएगा, ai/3 हो जाएगा। माइनस सिंपली ये बता रहा होगा कि वो इन्वर्ट हो चुका है। सो रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड आना चाहिए -ai/3,
सो इक्वेशन में जैसे ए प्लस का लिखा हुआ है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये भी प्लस का लिखा हुआ है इसको काउंट नहीं करेंगे, ये माइनस का लिखा है इसको समझेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर ये साइन वेव था तो अपने को साइन वेव मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बदल जाएगा, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स की बजाय ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। के भी वही रहेगा, क्यों? क्योंकि वेवलेंथ नहीं बदल रही, मीडियम नहीं बदल रहा है। सो ये अपना करेक्ट नज़र आ रहा है। डी ऑप्शन में भी देख सकते हैं, डी ऑप्शन में भी यही लिखा हुआ है तो ये भी करेक्ट आ रहा है। तो आंसर सी और डी में से कहीं है। अब ट्रांसमिटेड का देखते हैं। ट्रांसमिटेड का हम लोगों ने पढ़ा था, दैट्स इज लाइक 2 टाइम्स V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 into AI. V2 is V/2, so that becomes V, that becomes 3V/2 AI, so that turn out to be 2AI/3. So इसका एम्पलीट्यूड आना चाहिए 2AI/3, तो इसका भी 2AI/3 दिया गया है, इसमें भी 2AI/3 दिया गया है। फिर क्या डिफरेंस आ रहा है वो देखते हैं। किधर जाएगा ये पल्स अप साइड जाकर के फॉरवर्ड जा रहा होगा, तो दोनों के साइन में डिफरेंस आना चाहिए। ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप का होना चाहिए, ये ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखा हुआ इसलिए डी स्क्रैप कर देंगे, ये वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, के इसका वेवलेंथ बदल जाएगा, वेवलेंथ बदलेगा तो के बदल जाएगा, इसलिए अब वेवलेंथ कैसे बदलेगा तो हम लोग देख सकते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V1 बाई लेमडा 1 इज इक्वल टू V2 बाई लेमडा 2। ना V1 कितना दिया अपने को, V लेमडा को लेमडा लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा V/2 इंटू नया लेमडा और लेमडा ऑफ 2। तो अब देखोगे जो लेमडा ऑफ 2 है बेसिकली वो लेमडा/2 है। इसका मतलब K पे क्या फ़र्क पड़ा होगा, तो जो K2 है वो 2K के बराबर हो गया होगा, क्योंकि लेमडा से रेसिप्रोकल आता है तो 2K आ जाएगा, तो इसलिए 2K लगेगा, माइनस लगेगा, तो ये सी ऑप्शन अपने को परफेक्टली मैच करता हुआ नज़र आएगा। बहुत सारे फार्मूलाज का यूज़ आ गया, एम्पलीट्यूड का, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिटेड केस में क्या रहता है, और सेम वेव जा रहा है, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी बराबर रहेगी। मीडियम बदलने से वेलोसिटी और वेवलेंथ बदला करते हैं, और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की है वो भी निकल आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। इसके बाद 15 और 16 इस पैसे से कनेक्टेड है। ये बोलता है कि 2 आइडेंटिकल ब्लॉक्स मास ईच दोनों का बराबर दिया गया, अटैच किया गया, और P को कंप्रेस करते हैं A/2 से, और A को कंप्रेस करते Q को A से कंप्रेस करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। इस केस में जो कोलिजन से इनइलास्टिक है परफेक्टली। इनिशियली टाइम पीरियड T था, तो बाद में टाइम पीरियड कितना होगा कंबाइंड सिस्टम का, ये अपने को बताना है। सो ठीक है, इनिशियल टाइम पीरियड T था, बाद में क्या हो जाएगा, तो बाद में ये एक साथ चल रहे होंगे। सिंस ये एक साथ चल रहे होंगे तो जो नया टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी 2 √, नया मास विच इज़ 2 m, और स्प्रिंग कनेक्शन आ जाएगा अपने लिए सीरीज में, तो K प्लस K 2 की। सो ये बन जाएगा 2 √m/K, और ये अपने ओल्ड के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो नया टाइम पीरियड है और जो पहले वाला टाइम पीरियड था वो आपस में बराबर हो जाएंगे, तो C को मार्क कर देंगे। फिर आपसे बोलता है एम्पलीट्यूड ऑफ कंबाइंड मास कितना होगा, एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए अपने को देखना पड़ेगा कि इनके पास क्या एनर्जीज आती है, कोलिजन कैसा हुआ, और फाइनल एनर्जी से रिलेट करने की कोशिश करनी है। सो अब देखोगे कि जब ये P वापस आएगा कोलिजन के लिए रिटर्न होकर के, तो ये कुछ V1 वेलोसिटी लेकर के आएगा, Q जो आएगा वो कुछ V2 वेलोसिटी लेकर के आएगा, और ये PQ फिर से बन जाएंगे एक साथ P एंड Q टुगेदर, तो वो किसी V वेलोसिटी से चल रहे होंगे। ये अपने को V वेलोसिटी देखना है, तो अपने को ये देखना है बेसिकली कितना एनर्जी का लॉस हो गया है, उसके हिसाब से हमारा एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, तो लेस देन A तो हो ही जाएगा। और इसके बाद ये सारे ऑप्शन लेस देन A हैं, तो अपने को चेक करना है कि क्या हम एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। सो फॉर दैट सिक आप यहाँ पर पहले तो V1 पता कर लेते हैं, V1 कितना होगा। तो स्प्रिंग के पास जो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी, तो आप लिखोगे 12 mv1² इज इक्वल टू 12 K A/2 का स्क्वायर, और 12 mv2² की जो वैल्यू रही होगी दैट इज़ 12 K A² के बराबर रही होगी। तो यहाँ से V1 V2 अपने को नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन है, सिंस ये कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब हुआ कि एक साथ मूव करेंगे, तो इक्वेशन बना देते हैं। सो ये बेसिकली V इस डायरेक्शन में आएगा, अगर मैं डायरेक्टली V से लिख दूँ, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है कि V2 ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि V2 को ज़्यादा डिस्प्लेस किया गया है। सो हम लोग लिखेंगे mv2 माइनस mv1 इज इक्वल टू 2mv। बेसिकली V की जो वैल्यू है दैट इज़ V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ओके, अगर अपने को ये V पता चलता है,
सो वहाँ से अपने को निकालना पड़ेगा कि कितना फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, उससे फिर नया एम्पलीट्यूड क्या है वो पता कर सकते हैं। सो V1 V2 यहाँ पर लगेगा, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये अपने को मिल जाएगा 1/4 टाइम्स यही वाला नंबर ½ k², और अब चाहो तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, तो V1/V2 का रेशियो मिल जाएगा। या फिर V1 निकालना भी चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो V1 की वैल्यू है दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 1/2 ऑफ सर्टेन नंबर विच इज़ बेसिकली ½ k² डिवाइड बाई हाफ दिस, सो बेसिकली ये KA² डिवाइड बाई m, और V2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी √KA² डिवाइड बाई m। अपने को चाहिए V2 माइनस V1, सो V2 माइनस V1 आ जाएगा ½ KA² बाई m डिवाइड बाई 2। सो ये जो नया नंबर है ये 1/4 टाइम्स अपने को मिल रहा है KA² डिवाइड बाई m। समझता है? तो यहाँ से अपने को नया वेलोसिटी मिल गया जो कंबाइंड सिस्टम का है। अब इसका नया एम्पलीट्यूड कितना गिरेगा, तो ये अभी मेन पोजीशन पर है, ये सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में चला जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि जो अभी काइनेटिक एनर्जी है उसमें ½ 2m मास है और नई वेलोसिटी है जो कि v है, v का स्क्वायर कर देंगे, दैट गोज इनटू ½ इनटू स्प्रिंग। नाउ k के लिए k प्लस k ट्वाइस k बनाना पड़ेगा, तो दैट इज गोइंग टू बी ट्वाइस k इनटू नया एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। सब्सटीट्यूट करने से काम हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, ½ भी कैंसिल हो गया, तो m इंटू वी स्क्वायर, सो m इंटू वी स्क्वायर, माय गुडनेस। और अब चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू अपने को दिख रही है v√m/k, v√m/k। अब v की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो इसको आप और भी सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा a/4 √k/m। जैसे आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं v की वैल्यू तो आएगा a/4 √k/m इंटू √m/k विच इज़ बेसिकली a/4। तो अपना आंसर कितना जा रहा है a/4 विच इज़ गोइंग टू बी लेस देन a ऑफ कोर्स। सो b और c a और b अपना आंसर हो जाएंगे ना। इस बात पे डिपेंड करेगा इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या लिखे गए हैं। अगर सिंगल करेक्ट देना होगा, सपोज कर लीजिए आता है और लिखा होता है कि अपने को केवल एक ही आंसर मार्क करना है, तो हम लोग क्या मार्क करेंगे ए ऑप्शन को। क्यों? क्योंकि a/4 इज़ अप्रोप्रिएट और एग्जैक्ट आंसर। लेस देन a इज़ आल्सो करेक्ट बट दैट्स नॉट एग्जैक्ट। सो अगर अपने को सिंगल चूज़ करना होगा तो फिर हम फर्स्ट पे स्टिक होंगे, और अगर मल्टी ऑप्शन को अलाउ करेगा तो हम ए और बी दोनों देंगे। तो अभी के लिए हम लोग ए और बी लेकर के चलेंगे, और एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद फिर डिसाइड करेंगे। अगर सिंगल चूज़ करना होगा तो फिर ए को चूज़ करेंगे। कैसे सॉल्व करना था वो आपको समझ में आ गया। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एज वेल एज एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है उसको स्टडी करना, फिर उसको एम्पलीट्यूड से रिलेट करना। इसके बाद 17th न्यूमेरिकल टाइप है। टाइम टेकन बाई वेव्स टू ट्रैवल द डिस्टेंस L बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B if the air temperature between them varies from T1 to T2 is this. Then find the value of n. Given that the velocity of sound propagation in air is equal to v is equal to alpha root t. So ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है कि आपके पास एक लोकेशन है यहाँ पर, यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है, और ये इस तरह से प्रोपोगेट करके जा रहा है। कितना टाइम लगने वाला है वो आपसे पूछता है। सो टाइम कितना लगेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम लोग dt पता करेंगे। dt इज गोइंग टू बी इक्वल टू ds डिवाइड बाई वेलोसिटी। सेपरेशन अपने को पता है, टोटल सेपरेशन कितना है L। अब ds ना लिखना चाहो तो dl लिख लो, कि डिफरेंशियल लेंथ को ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा वो dt लगेगा, dl/v लिखेंगे। वेलोसिटी कितनी आएगी किसी भी लोकेशन पर, तो यहाँ का टेम्परेचर लेट से t है, तो t टाइम पे t की वेलोसिटी कितनी होती है √α इंटू टी। अच्छा ये लेट से कि ये जो डिस्टेंस है ये x डिस्टेंस है, और इसको हम लोग dx लिख देते हैं, तो आपको अच्छे से समझेगा कि x डिस्टेंस पे dx लेंथ चलने में कितना टाइम लगा। अच्छा ये जो t आएगा, कैन वी से कि t लीनियरली वेरी कर रहा होगा, लीनियरली इसने बोला भी है, तो t मस्ट बी लाइक t1 प्लस t2 माइनस t1 डिवाइड बाई l इंटू एक्स। ये लीनियर रिलेशन है, क्योंकि x को जब हम 0 रखेंगे तो t1 हमारा आंसर आ जाएगा, x को जब हम l रखेंगे तो t2 आंसर आ जाएगा, और t1 से t2 लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर ये t आ गया तो वेलोसिटी अपने को t के टर्म x के टर्म में पता चल गया, तो वेलोसिटी आ जाएगी इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट दिस टर्म विच इज़ t1 प्लस
T2 माइनस T1 डिवाइड बाई L इंटू एक्स। इस v को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये बन जा रहा है हमारे लिए dx डिवाइडेड बाई अल्फ़ा और पावर हाफ वाला केस कर देते हैं, तो ये T1 प्लस T2 माइनस T1 डिवाइड बाई L इंटू एक्स रेज टू पावर हाफ। नाउ यू कैन गो फॉर इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में x कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक जाएगा, तो अपने को t पता चल जाएगा। और उस t को देखेंगे आप इस टर्म में आएगा, फिर वहाँ से n की वैल्यू अपने को दिखेगी। चेक कर लेते हैं। सो यहाँ से जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल देते हैं, 1 बाई अल्फ़ा ही बाहर निकल के आ रहा है। अच्छा, ये जो पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हाफ हो जाएगी, और माइनस हाफ पावर को कैसे इंटीग्रेशन में डील करते हैं, तो आप लिखते हो कि जो भी लिखा होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं T1 प्लस T2 माइनस T1 बाई L इंटू एक्स, और यहाँ पर n+1 का केम होता है, तो माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ हो जाएगा डिवाइडेड बाई हाफ, क्योंकि n+1 से डिवाइड भी करते हैं। मोर ओवर एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई L। इंटीग्रेशन में जो एक्स का लीनियर केस में जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कॉफिशिएंट होता है उसे डिवाइड करते हैं। दैट्स ऑब्वियस पॉइंट, वी हैव टॉक्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स। अब इसको सेटल कर लेते हैं, तो क्या ये 2 ऊपर चला जाएगा, यस। क्या L ऊपर चला जाएगा, यस। क्या ये अल्फ़ा नीचे रहेगा, यस। क्या T2 माइनस T1 नीचे रहेगा, यस। यहाँ पर लिमिट्स भी चलेंगी, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से L। पहली बार L रखना है, तो जब यहाँ पर हम 0 से L लगा रहे होंगे तो L केस में आप देखोगे ये नंबर क्या बन जाएगा, L और L कैंसिल हो जाएगा, सो T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 आएगा, T2 की पावर हाफ, तो रूट T2 आ जाएगा, है ना। और फिर माइनस करने का, 0 रखाओगे तो रूट T1 हो जाएगा, ये केस आ जाएगा। आप चाहो तो इसको अंडर रूट T2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट T1 का स्क्वायर कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो ये बनेगा 2 टाइम्स L रूट T2 माइनस रूट T1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा टाइम्स रूट T2 माइनस रूट T1 और अंडर रूट T2 प्लस रूट T1 आ जाएगा। ये नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये कुछ अपने को आंसर दे रहा है 2 टाइम्स L डिवाइडेड बाई अल्फ़ा टाइम्स अंडर रूट T2 प्लस रूट T1। ये अपना आंसर बनना चाहिए। अब आप देखते हैं कि क्या ऐसा ऑप्शन दिया गया है, n डिवाइड बाई अल्फ़ा विद इन ब्रैकेट अंडर रूट T2 प्लस अंडर रूट T1, यस। तो n मस्ट बी इक्वल टू 2, इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। सो वी कैन फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स व्हेन द टेम्परेचर वेरीज फॉर अ साउंड टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इसके बाद ये सेकेंड लास्ट एंड द लास्ट 18 says displacement of a string is given by this relation where x and y are in meter and t is in second. The length of the string is 1.5 meter and its mass is given like this. This is the result of superposition of two waves traveling in the opposite direction. Speed of any of the component of wave is this. तो बेसिकली ये स्टैंडिंग वेव दिया गया और इसकी स्पीड पता करनी है। हम लोग जानते हैं कि ये साइन kx cos ओमेगा t बनता है, तो हो गया ना। साइन kx भी पता है, cos ओमेगा t भी पता है, तो k की वैल्यू अपने को कितना दिख रहा है, k की वैल्यू है 2π/3। ओमेगा की वैल्यू भी अपने को दिख रही है, ओमेगा की वैल्यू कितना दिया गया, 120π। सो स्पीड कितनी होती है, स्पीड की वैल्यू हम लोग जानते हैं ओमेगा/k होती है। ओमेगा इज 120π, k इज 2π/3। लेट्स चेक हाउ मच दिस गोज। सो पाई कैंसिल हो गया, ये 60 बचेगा, 60 इंटू 3 180 मीटर पर सेकेंड, और ये 36 से अपने को रिलेट करना है। सो 36 इंटू वॉट इज इक्वल टू 180। सो अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट वर्क्स। लेट्स चेक, 30 0 आएगा और 15 3 18 आ जाएगा। सो 5 आंसर आ जाना चाहिए। ये मेरे को कैसे आइडिया है, क्योंकि 5 दिख रहा था, बाकी आप चेक कर सकते हो। सो 5 विल बिकम द करेक्ट आंसर। इन सारी इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन से अपने को बताना था। लास्ट, अ टाइनी मास परफॉर्म्स SHM along a straight line where the time period is this, amplitude is this. Calculate the mean velocity in the time to displacing a/2 from mean position. हम लोग जानते हैं कि मेन पोजीशन से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगता है, दैट वी नो। So this time is t/12. Got to know.
So V average velocity is displacement, which is a by 2 divided by time, which is t by 12. That's how our answer comes. तो ये upside चला जाएगा, that will be 6a by t. Do we know a? Yes, it's given as a is equal to 10 centimeter, which is 0.1, divided by t is 0.6. सो 0.6 कैंसिल होकर के 1 आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी 1 मीटर पर सेकेंड, वही अपना आंसर हो जाएगा, 1 करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से अपना ये कंप्लीट डिस्कशन होता है। इसका 1 आया, इसका 5 आया, कोई करेक्शन नहीं है। इधर भी हम लोगों ने वॉच किया, कोई करेक्शन नहीं था। कुछ करेक्शंस, एक दो क्वेश्चन में करेक्शंस थे, सो लेट मी कन्फर्म देम। करेक्शन वॉज ऑन द 7th प्रॉब्लम कि एनी आंसर लेस देन 55 इज गोइंग टू बी द करेक्ट, and there was a correction on the 6th question. Only A option is correct. Rest all the questions are okay, and I have explained their solution. It will help you. That's all. Thank you.